ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। आज के सत्र में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। हम इस सप्ताह में संजीव भैया से व्यवहारात्मक जनवाद इस पुस्तक पर प्रस्तुति सुन रहे हैं। तो मैं संजीव भैया को निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की प्रस्तुति रखे। संजीव भैया। नमस्ते मंजूषा दीदी, सभी को नमस्ते, सुप्रभात। आवाज ठीक आ रही है मेरी दीदी? जी जी भैया, अच्छी तरह और से आ रही है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन भी दिख रही है ठीक से? दिख रही है अच्छी तरह से। बढ़िया बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो आज हमारा इन 5 दिन की इस श्रृंखला में ये चौथा दिन है, तो ठीक स्पीड से चल रहे हैं हम। ऑलमोस्ट हमारी आधी पुस्तक जो है वो धीरे धीरे कवर हो रही है। और ऐसे हमें पुस्तक नहीं कवर करनी है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जनवाद को पढ़ते हुए बाबा जी जो कहना चाह रहे हैं हम ना उसके तात्विक पार्ट को पकड़ ले कि कि सुबह से शाम तक हर मानव एक दूसरे से, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करता है। ये बातचीत हम सार्थक कैसे बना पाए, है ना? ये जो है कहने का तात्पर्य है पूरा का पूरा जो जो कहा इस पुस्तक में। और फिर उस सार्थक बनाने के लिए पीछे के तर्क, उसकी आवश्यकता, है ना, भ्रम की समीक्षा और सही मुद्दों के उदाहरण, ये जो है इस पुस्तक में बाबा जी ने कवर किया है। तो मेरे को कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जैसे जैसे बाबा जी ने कहा कि मानव 9 प्रकार से कर्म करता है, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित। तो इनमें से इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो इसमें से कायिक, वाचिक, मानसिक में से जो जनवाद वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में वाचिक वाला कर्म जो है ना, इसको हम बड़े स्पष्ट रूप से अपने में देख सकते हैं। बातचीत में है क्या, बातचीत ही हो रही है ना, तो ये वाचिक जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन की ही जो है वो कर रहे हैं। तो बातचीत करना भी एक कर्म है ना, इसको हल्के में ना लिया जाए। ये जो है मतलब देखा जाए इसमें भी सार्थकता। तो जिस तरह से हम इस तरह के सत्र आयोजित करते हैं, या हम परिचय शिविर में जाते हैं या अध्ययन शिविर में जाते हैं, उन सब में भी मूलतः बातचीत ही होती है। हम जितनी भी बातचीत में भाग ले रहे हैं सुबह से शाम तक, पूरी 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 अपनी शरीर यात्रा में, उसको हम एक सार्थक दिशा दे पाए। ये बाबा जी ने बिल्कुल इसको इस पुस्तक में ऐसा, इसको अगर हम कहें निचोड़ के रूप में, तो ये कहा। और मेरा जब से ये ध्यान गया, मैं बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ अपने में
कि हाँ ये ध्यान देने के बाद में इसकी तरफ फिर ध्यान बना भी रहता है कि जो अगर मैं बातचीत में भाग ले रहा हूँ तो मेरा रोल क्या है, और कई बार मैं बातचीत में भाग नहीं ले रहा तो कुछ और बातचीत हो रही है, मैं केवल उसमें एक ऑब्जर्वर हूँ, केवल एक दर्शक हूँ, तो मैं उसको उसका आंकलन भी कर पाता हूँ कि ये भ्रमात्मक बातचीत हो रही है या सार्थक बातचीत हो रही है। और जैसा बाबा जी ने कहा है अपने शुरू के कुछ पेजेस में समीक्षा में, मुझे लगता है कि हम भी जब देखेंगे तो देखने में मैंने भी ये पाया ऑब्जर्वर के रूप में कि भ्रमात्मक बातचीत जो है वो ज्यादा हो रही है। तो ये एक निष्कर्ष निकलने के बाद में इसकी आवश्यकता और गहरी। तो इसको इस तरह से संक्षेप में रखते हुए बैकग्राउंड में फिर से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने ऐसे करते हुए ये वाली स्लाइड्स देख ली थी, हल्का सा पिछली 2-3 स्लाइड्स को रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसकी कंटिन्यूटी बनाते हुए आगे चलेंगे। तो ज्ञान विवेक विज्ञान बोला था, ज्ञान विज्ञान विवेक का संयुक्त नाम है समझदारी, है ना। तो समझदारी या समाधान इसको कहें तो ये ज्ञान विवेक विज्ञान इन्हीं का ही मिला जुला स्वरूप है। और फिर समझदारी या समाधान, इस शब्द को जब हम देखते हैं तो समाधान इस तरीके से प्लेस होता है, ज्ञान की रोशनी में विवेक और विज्ञान, इसकी हमने कल बात कर ली थी। फिर ज्ञान विवेक विज्ञान, इसको बाबा जी ने 3 तरह से ऐसे डिटेल में रखा है, हर एक के 3-3 कंपोनेंट बना के। ये भी हमने हल्का सा कल देख लिया था, है ना। डिटेल में तो हमारा वैसे जब अध्ययन करते हैं तो इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाता है। फिर पेज 50-51 में जीवन क्रिया के बारे में बाबा जी ने लिखा है, तो सिर्फ मैंने डायग्राम सामने रख दी है। ऐसे हमारे लिए जीवन क्रिया को कवर करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन पुस्तक में बाबा जी ने इसको भी मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं पर हम सामने वाले की स्थिति के अनुसार, है ना, हम जीवन क्रिया के भी बिंदु जो है उनको भी हम चर्चा में जो है वो ला सकते हैं। हमें जीवन क्रिया समझानी नहीं है, लेकिन जब हम जीवन क्रिया समझे रहते हैं, जैसे मैं अपने घर में देख पाता हूँ, जब जब मैंने शिविर कर लिया, श्रीमती जी ने शिविर कर लिया, बच्चों ने शिविर कर लिया, तो हम ना हम धीरे धीरे ये देख पाते थे कि हाँ ये मन जो है ये एक अलग चीज है ना। तो शरीर की आवश्यकता अलग है, मन की आवश्यकता अलग है। फिर एक दूसरे का भी ध्यानाकर्षण इसके ऊपर कराते हुए चलते हैं, और अपना भी ध्यानाकर्षण जो है ना वो बना रहता है। देखो, मैं खाना खाता हूँ तो ये शरीर की आवश्यकता है ना, लेकिन मैं टीवी देखता हूँ, कोई फिल्म देख रहा हूँ, है ना, कोई सीरियल देख रहा हूँ, कोई कॉमेडी शो देख रहा हूँ, वो सब जो है वो फिर एकदम से जाता है कि ये शरीर की आवश्यकता तो ऐसे नहीं है, तो ये मन की आवश्यकता है। तो हम अपने ही कार्य व्यवहार में रोजमर्रा में अपने में भी और अपने आसपास वालों में भी देख पाते हैं। तो ये एक मन नाम की इकाई है, ये भी हमको चिल्लाती है। तो कितना हमारा जो ये जीवन वाला पक्ष जो है, 4.5 क्रिया में रहते हुए मन ही प्रधान रहता है ना। ये जीवन से मन, और फिर मन के अनुसार वृत्ति और चित्त, ये बाबा जी ने भ्रमित क्रियाकलाप बोला। ठीक है। और जागृत क्रियाकलाप में क्या रहता है, आत्मबोध होने के बाद में आत्मा के अंतर्गत बुद्धि, बुद्धि से नियंत्रित चित्त, चित्त से नियंत्रित वृत्ति, वृत्ति से नियंत्रित मन, और मन से नियंत्रित शरीर। तो ये कार्यकलाप जो है ये हम देख पाते हैं। तो मैं 4.5 क्रिया के अंतर्गत ही जी रहा हूँ, मेरे आसपास वाले भी 4.5 क्रिया के अंतर्गत ही जी रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, और ये मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब लगा जब इसको देखना शुरू किया। आप लोगों ने भी इसको, मेरा पूरा विश्वास है कि कर ही रहे होंगे। तो इस तरीके से इसको जीवन क्रिया के बारे में हल्का इसमें कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज से शुरू कर रहे हैं जो कंटेंट वो, इसमें कह रहे हैं हर मानव निश्चितता, निरंतरता, अक्षुण्णता को स्वीकारता है। यह भी संवाद का एक मुद्दा है। हर निश्चयता क्यों, कैसे, कितना की कसौटी पर निर्धारित है। निश्चयता में ही मानव जीना चाहता है, अनिश्चयता मानव को स्वीकृत नहीं। भ्रम की स्थिति में भी निश्चयता की अपेक्षा मानव में से के लिए निहित रहती ही। ये क्या कह रहे हैं कि हर मानव निश्चितता और स्थिरता चाहता है। इसको बाबा जी ने परमाणु में विकास वाले चैप्टर में भौतिकवाद में अच्छे से कवर किया। जहां तक मुझे याद आता है, ये चैप्टर नंबर 4 है,
है ना, उसमें मानव निश्चितता और स्थिरता चाहता है। और परमाणु में विकास में भी क्या है, अगर आप ध्यान हो जो उसका डायग्राम आता है, तो नीचे प्राण पद, उसके बाद में भ्रांत पद, उसके ऊपर भ्रांत पद, उसके ऊपर देव पद और उसके ऊपर पद मुक्त, या जिसको दिव्य पद का। तो ये जो नीचे वाले तीनों के तीनों पद हैं, इसमें परमाणु में विकास का मतलब क्या है कि पहला गठन पूर्णता, गठन पूर्णता के बाद में क्रिया पूर्णता, तो उसमें मानव का आचरण निश्चित होता जाता है, स्थिर होता जाता है ना, वो मानवीयतापूर्ण आचरण करता है। परमाणु में विकास में भी इस चीज को निश्चितता और स्थिरता के साथ में लिंक किया है। और इधर भी यदि हम देखें तो जो बाबा जी कह रहे हैं कि निश्चयता में ही मानव जीना चाहता है, भ्रम की स्थिति में भी निश्चयता या निश्चितता या स्थिरता के साथ में जीना चाहता है। तो इसको भी अगर हम देखें रोजमर्रा की जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी की योजनाएं बनाते हैं तो काफी बार उसमें एक शब्द हम फ्रेज यूज ही कर लेते हैं कि मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता हूँ, है ना। देश के स्तर पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी की चाहना है, ये बनी ही हुई है मानव, ठीक है। इसकी तरफ भी ध्यान दिलाना जो है, ये भी संवाद का एक मुद्दा है। और बाबा जी देखिए इसको अपने तरीके से किस तरीके से ध्यान दिला रहे हैं, फिर इसमें बाबा जी का अपना एक तरीका जो है, उस जो जो एक मुद्दा लेते हैं उसके ऊपर एक दो पैराग्राफ लिखते हैं कि इसके ऊपर चर्चा में ऐसा लाया जा सकता है। जब आप जब आप बिना परिचय शिविर किए हुए लोगों से भी कभी बातचीत करें तो ये निश्चितता स्थिरता का मुद्दा एक तो आवश्यक है। अब इसको चर्चा में कैसे ला सकते हैं, ये बाबा जी की भाषा में, कहीं कहीं पर ऐसे उदाहरण दिए भी हैं, बाकी तो पुस्तक पढ़ने से स्पष्ट होगा। तो यहाँ बाबा जी की भाषा में है, निश्चय पूर्वक ही मानव धरती पर चल पाता है ना। ये भी बढ़िया हो गया, ये जो हम निश्चितता स्थिरता चाहते हैं, तो हम इस धरती पर भी चलते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम चल पाते हैं ना। कई बार घर में अगर फर्श जो है वो उसके ऊपर पानी हो और फिसलन हो तो चलना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो चलना मुश्किल होता है तो सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम देखते हैं हमारा चलने की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, बस हम चलते ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक स्थिरता है, हमारे मन में कोई शंका नहीं है कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। तो जहां पर शंका नहीं रहती वहां पर हमें चिंता भी नहीं रहती, फिर हम अपनी पूरी की पूरी मानसिक ऊर्जा को किसी और सार्थक कार्य में लगा पाते हैं। नहीं तो जहां शंका रहती है सारी ऊर्जा वही पड़ती है। तो निश्चितता और स्थिरता का मतलब एक सेंस में शंका मुक्ति भी, किसी तरह का डाउट ना रहे। हवा पर चल तो मानव धरती पर जो है निश्चय पूर्वक चल पाता है। हवा पर चलता है, हवाई जहाज में बैठते हैं तो वहां पर भी एक निश्चितता रहती है, इसीलिए हम बड़ी आसानी से अपने परिवार को लेके हवाई जहाज में बैठ भी जाते हैं कि यहाँ बैठेंगे तो दूसरी तरफ 2 घंटे बाद उतर भी जाएंगे। पानी पर भी चलता है, किश्ती पर भी बैठ जाता है, समुद्री जहाज पर भी बैठ जाता है। इस प्रकार अन्य गतियों में भी निश्चयता की अपेक्षा बनी हुई। अब जब जब इतनी निश्चित, और हमारा जिंदगी का पूरा कार्यक्रम भी जो हमने कहा, सिर्फ ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश भी चाहता है, हम परिवार में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हमारी ऊर्जा उस तरफ लगी हुई है। और हमने अपने बचपन से लेके अब तक अधिकांश परिवारों ने मेहनत करते हुए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई भी। अब जो है वो सवाल ये उठता है कि जितनी निश्चितता और स्थिरता हमने हमने आर्थिक रूप में पहचानी है और उसके लिए मेहनत की है, क्या उतनी निश्चितता और स्थिरता हमने अपने परिवार में संबंधों में जीने में भी पाई है कि नहीं? क्या क्या हमारे बचपन से अब तक अगर हम ये कह पाते हैं कि आर्थिक स्थिरता बढ़ी है, क्या हम ये भी कहने की स्थिति में है कि हमारी संबंधों की स्थिरता भी बढ़ी है? तो इसमें ये फिर एक सोचने को मुद्दा आता है, हर परिवार की स्थितियां अलग रहेंगी, है ना। और ये एक बार जब इस तरफ ध्यान जाता है तो ये लगता है, मतलब मेरा भी ध्यान गया कि एक्चुअल में इस तरफ काम ज्यादा करना, इस तरफ ध्यान नहीं गया था हमारा। ये मैं बार बार कृतज्ञ हूँ बाबा जी का, ये भाव बना ही रहता है, जितनी बार पढ़ते हैं बात करते हैं ये बना ही रहता है कि इतनी सिंपल सिंपल सी चीजें थी, ठीक है।
और इतनी बखूबी बाबा जी ने हमारे सामने रखा, नहीं तो हमारी जिंदगी चली ही जा रही थी और इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। तो ये निश्चयता स्थिरता, निश्चितता स्थिरता, ये जो है इस तरह से एक ये भी मुद्दा रखा। और लास्ट वाला जो है वो समरी करते हुए कह रहे हैं, संवाद में स्थिरता निश्चयता को निरूपित करना मानव परंपरा के लिए एक आवश्यकता है ना। तो बातचीत में हम इस तरफ भी ये इसको भी हम चर्चा में इंक्लूड कर सकते हैं, ये मानव परंपरा के लिए आवश्यक है। और फिर बढ़िया से कहा, व्यापक वस्तु भी स्थिर रूप में ही व्याख्या है ना। इकाइयों में अस्थिरता बनी रहती है ना। और जड़ इकाइयों में तो बनी ही रहती है, उनमें सम विषम, उनका रचना विरचना होता ही रहता है। जब रचना विरचना हो रहा है तो उसको किसी भी स्तर पर हम इकाई के स्तर पर तो स्थिरता नहीं कह पाते हैं, है ना। मध्यस्थ रूप में जब जब सम और विषम के बीच वाली स्थिति है, उसमें कुछ कुछ हमको स्थिरता दिखती है, लेकिन फिर भी उनमें उनमें जो है वो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। जो सबसे स्थिर वस्तु है इस अस्तित्व में, सबसे स्थिर वास्तविकता है वो व्यापक, मतलब सबसे स्थिर क्या, वही स्थिर रूप है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ अस्थिरता दिखती है। तो बाबा जी ने एक एक लिंकेज जो है वो ईश्वर का जो है वो उसका व्यापक के साथ में, परमात्मा का जो है वो व्यापक के साथ में जो बैठा करके रखा है हमारे सामने। तो व्यापक के बड़े सारे ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि देख के लगता है कि मानव के लिए वो अभीष्ट है। मतलब जैसा हम वहां पाते हैं वैसा ही मानव बनना भी चाहता है ना। वही मानव चाहता भी है। व्यापक के टुकड़े नहीं हो सकते, व्यापक अपने में अखंड है और मानव भी अखंडता चाहता है। इसीलिए बाबा जी ने बार बार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात की है ना। व्यापक पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, और मानव में भी पारदर्शिता की चाहत है, ट्रांसपेरेंसी की चाहत है। हमसे परिवारों में ही कोई व्यक्ति एक दूसरे से चीजें छुपाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। हमें लगता ही है कि भैया परिवार में तो अपनों के साथ में तो पारदर्शिता पूर्वक जिया जाए। तो पारदर्शिता की चाहत बनी हुई है। व्यापक अपने में शुद्ध है और मानव में शुद्धता की चाहत बनी हुई है। तो अब क्या क्या, व्यापक वस्तु भी स्थिर रूप में ही व्याख्यायित होती है ना। ये आप देखेंगे, ये इस पेज 55 में ये बाबा जी की ही भाषा में बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और मानव में भी स्थिरता की चाहत बनी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये स्थिरता निश्चितता को भी एक मुद्दा जो है संवाद का इस तरह से है। समझदारी ध्रुवीकरण होना, समझदारी निश्चित होना अभी तक विचाराधीन रहा है। चाहना तो बनी रही है, ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे इसकी स्पष्टता नहीं बनी। फिर अब क्या कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में समझदारी ध्रुवीकृत हो जाती है। ध्रुवीकरण का तात्पर्य समझदारी का बोध और अनुभव होने से। तो अब ये भी एक संवाद का मुद्दा बन ही सकता है। समझदारी शब्द से हर व्यक्ति अवगत है और हमें समझदार बनना है, इसमें भी हर व्यक्ति को ऐसी स्वीकृति भी रहती। लेकिन समझदारी क्या है, ये हम ध्रुवीकृत नहीं कर पाए। ये बाबा जी का है, अभी तक समझदारी ध्रुवीकृत होना विचाराधीन रहा है, कोई स्पष्टता नहीं बनी। तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार जो है ये समझदारी ध्रुवीकृत हो जाती है। ध्रुवीकृत कैसे हो जाती है, बिल्कुल इसी को दोबारा से देखते हैं। ये जो आया था, ज्ञान विज्ञान विवेक का संयुक्त नाम है समझदारी। बिल्कुल प्रेसाइज, कोई कोई इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं, है ना। तो ये जो है ये समझदारी हुई। और फिर इसमें जैसे जैसे डिटेल में जाते हैं तो ये समझदारी का कंटेंट जो है बाबा जी ने हमको दिया। बिल्कुल समझदारी किसको कह रहे हैं, इसको भी अब हम चर्चा में ला सकते हैं ना। समझदारी ध्रुवीकृत हो गई, इसको सब लोग जांचे, वेरीफाई करें, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करके देखा जी, इसको जो है इस तरीके से। तो व्यवहारात्मक जनवाद का तात्पर्य समझदारी पूर्वक पूर्ण विधि से संवाद पूर्वक व्यवहार को ध्रुवीकरण करने की संपदा का समावेश हो और प्रमाणित हो। ये जनवाद का तात्पर्य है ना। ये भी एक संपदा है ना। समझदारी पूर्ण विधि से संवाद पूर्वक व्यवहार को ध्रुवीकरण करने की संपदा जो है इसका समावेश हो।
ना। अभी तक हम संपदा को जो है वो पैसे के रूप में, है ना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप में जो है वो देखा। बाबा जी कहते हैं समझदारी भी संपदा। तो हम पैसे को संपदा मानते हैं, और अपने में ये निष्कर्ष निकला रहता है, तो अगली पीढ़ी को पैसा ही दे करके, ज्यादा से ज्यादा दे करके जाए, ये लक्ष्य के रूप में बन जाता है। एक बार समझदारी को भी हम संपदा के रूप में, है ना, असेट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में इसको देखना शुरू कर दें, तो फिर ये लगता है कि इस संपत्ति से जितना मुझे लाभ हुआ है, इसको भी इसको भी मैं ठीक तरीके से अगली पीढ़ी के सामने रख पाऊं, उनको भी ये स्पष्ट हो जाए। क्योंकि ये काफी सारा भाग जो है ना जिंदगी का, ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर भाग इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं है। तो इसको अगर स्पष्ट रूप से दिखाया ना जाए, तो काफी बारी इस चीज की संभावना रहती ही है, जो कि हम सब लोगों के साथ में हुआ, कि 50 साल की जिंदगी निकल गई और ये ज्ञान गोचर वाला पार्ट जो था ये मिसिंग रहा। तो ये समझदारी ज्ञान गोचर वाला पार्ट है। ये जितना मुझे इसका लाभ हुआ है, इस लाभ से मेरे घर के बच्चे भी और समाज पूरा भी, अगली पीढ़ी इससे वंचित ना रह जाए। तो अगली पीढ़ी को ये भी है, तो इसको संपदा के रूप में ऐसा यहाँ पर। मैं एक एक स्लाइड पे ऐसे थोड़ी थोड़ी बात रखते हुए चलूंगा, जैसा मैं रोज कहता हूँ। जब भी किसी भाई बहन का मन करे कि भाई इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहिए या कुछ शेयर करना है, तो प्लीज उसी समय अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अच्छे से इस तरीके से चलेंगे, है ना, इसको लेक्चर के रूप में प्लीज मत लीजिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। मानव भी या तो जीवों के सदृश शरीर को जीवन मानते हुए जीता है, अथवा नहीं मानते हुए जीता है ना। जब तक शरीर को जीवन मानता रहता है, तब तक भ्रमित रहना स्वाभाविक है। जीवन और शरीर का स्पष्ट अध्ययन होने के उपरांत जागृति का प्रमाण होता पाया ना। तो ये बार बार इसको बाबा जी एम्फेसाइज कर रहे हैं, शरीर और जीवन का स्पष्ट अध्ययन, इसको, इसकी आवश्यकता है, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितना ये मुझको स्वीकार होता है और मैं अपनी जिंदगी में उतार पाता हूँ, और फिर वो मेरे आचरण में भी दिखता है, उतना फिर मैं उतनी स्पष्टता से इसको संवाद में भी ला, इसकी आवश्यकता। भौतिकवादी विचार के साथ यह भी एक भ्रम पीछे पड़ा ही रहा कि विकास अंतविहीन होता है। एक तो ये पेज 10 पे बोला था, फिर इसी से ही रिलेटेड 87 88 पे भी जो है, कई कई बार जो दो तो चीजें अलग अलग जगह पे लिखी हैं, लेकिन मुद्दा एक जैसा है, तो उसको मैं यहाँ पर इकट्ठा करके भी रख दिया। तो पेज 87 88 पे फिर कहा कि संपन्नता को भ्रमवश सुविधा संग्रह मान चुके हैं ना। तो अभी पीछे जो संपदा की भी बात की थी अभी, तो संपदा, संपन्नता, हम कुछ चीज पा गए, तो हम क्या पा गए, क्या हमने इकट्ठा किया, क्या हमने इकट्ठा करके ऐसा महत्वपूर्ण माना कि अगली पीढ़ी को दे पाए, हम इसको भ्रमवश सुविधा संग्रह को ऐसा मान रहे हैं। जबकि जीवन जागृति सर्वोपरि संपन्नता, जागृति के उपरांत ही हर मानव क्लेश, दुख, विपन्नता, भ्रम से मुक्त हो पाता है। इसे हम भली प्रकार से जीकर देखे हैं। ये बाबा जी का पर्सनल सत्यापन है ना। अगर इसको हम इसको भाषा को दोबारा से मैं अगर पढ़ूं, ये बाबा जी कम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन अकाउंट, लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर सत्यापन की आवश्यकता होती है, तो उनको ऐसा वाक्य बाबा जी की भाषा में ऐसी शैली दिखती है। जागृति के उपरांत ही हर मानव क्लेश, दुख, विपन्नता, भ्रम से मुक्त हो सकता है। इसे हम भले प्रकार से जीकर देखे हैं। इसमें हम कौन है? लेखक अपनी तरफ ही इशारा करके कह रहे हो। आदरणीय नागराज जी अपना सत्यापन कर रहे हैं, इसे हम भली प्रकार से जी करके देखें, है ना। ऐसी ऐसे ऐसे सेंटेंसेस कहीं कहीं पर कम मिलते हैं पुस्तकों में, लेकिन जहाँ मिलते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है इसको पढ़ के। एकदम से बाबा जी का चित्र उड़कर सामने आता है, ऐसा लगता है बाबा जी खुद ही कुछ कह रहे हैं। मैं कह सभी कुछ रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से बिल्कुल उसका सत्यापन जो है वो बाबा जी घोषणा जो है उसको सत्यापित कर रहे हैं। जागृति के उपरांत ही हर मानव क्लेश, दुख, विपन्नता, भ्रम से मुक्त हो सकता है। इसे हम भली प्रकार से जीकर देखें। हम लोग भी जितना इसको भली प्रकार से अपने में जीकर देखे होंगे, और ये अपने में निष्कर्ष स्थापित होगा,
उतनी आसानी से हम इसको संवाद में भी ला पाएंगे। नहीं तो सिर्फ सूचना को दोहराने से काम नहीं चलता है ना। जागृति सर्वोपरि संपन्नता है ना। ये मुझे स्वीकार हो जाता है, मेरी जिंदगी में ये प्रायोरिटी में आ जाता है ना। और फिर मैं अपने में पाता हूँ कि मैं क्लेश मुक्त, दुख मुक्त, विपन्नता मुक्त, भ्रम मुक्त हो रहा हूँ। अभी हुआ नहीं भी हूँ बेशक, लेकिन हो रहा हूँ ऐसा भी अपने में जब जब ऑब्जर्वेशन में आता है, मैं स्व निरीक्षण करके, तो फिर जो है ये सारे मुद्दे संवाद में सहजता से आ। हर व्यक्ति संपन्नता पूर्वक जीना चाहता है। इसका मूल वैभव केवल समझदारी ही है ना। समझदारी के बिना व्यक्ति संपन्नता पूर्वक नहीं जी सकता। समझदारी का अर्थ पहले से इंगित किया जा चुका है ना। इस मुद्दे पर जन चर्चा और स्वीकृति और जिज्ञासा की आवश्यकता। इस इसमें हम इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, इसमें हम जिज्ञासा क्रिएट कर पाए। एक टीचर का, एक समझाने वाले का मेन काम जो है ना, वो जिज्ञासा रहता है। हमें प्रश्न, काफी बार मैंने संवादों में ऐसा ऐसा पाया कि ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रश्न रेज करूं, उठाऊं, और मेरी कोशिश ये रहे कि अभी हाल के हाल इसका उत्तर भी दे दूं। काफी बार प्रश्न के साथ में छोड़ देना भी पर्याप्त रहता है। सामने वाला व्यक्ति का भी जिज्ञासा हो, उसके भी मन में विचार उठते रहे, है ना, वो भी कुछ समय तक सोचे, है ना। फिर हो सकता है अगले दिन या जब अगली बार मिलेंगे तो फिर उसके ऊपर वहां से कंटिन्यू किया जा सकता है। तब तक उसके पास भी कुछ कुछ विचार जो है वो पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर मुद्दे को रखना है और बाबा जी ने क्या कहा है ये भी रखना है। ये रोजमर्रा की शैली में एक एक जो है, ऐसा ऐसा मैंने अपने में करके देखा और मुझे ये ठीक लगा कि काफी बार एक प्रश्न रेज करके छोड़ देना भी जो है ना, वो भी ठीक रहता है। सामने वाला का एक क्यूरोसिटी क्रिएट जनरेट हो गई, फिर वो भी कुछ सोचेगा, है ना। परंपरा में भी बहुत कुछ ज्ञान है ये, या जिसको वो ज्ञान मानता है, और फिर जब उससे उसका पूरा नहीं पड़ता है तो फिर दोबारा जो है, दोबारा जब उस पर बातचीत होती है तो वो सुनने के लिए फिर जो है वो ज्यादा तैयार है। तब संवाद ज्यादा ज्यादा आसानी से हो पाता है जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार। सामने वाला सुनना नहीं चाहता और हम पकड़ के समझा देंगे, ये तकरीबन तकरीबन असंभव है। फिर एक मुद्दा जो है ये भी जन चर्चा के लिए बाबा जी ने रखा कि एक एक हम स्कूलों में पढ़ाते भी हैं। मतलब मेरी बिटिया 11वीं क्लास में थी जब, तो मैंने उसकी इकोनॉमिक्स की किताब देखी, तो आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, ये 11वीं क्लास के बच्चों को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं। तो भ्रमवश हम मानव यही कहते रहे कि आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, इसलिए संघर्ष करना जरूरी है ना। क्योंकि साधन सीमित है तो फिर मुझे छीना झपटी भी करनी पड़ेगी तो कर लूंगा, क्योंकि अपनी आवश्यकता पूरी करनी है। इसी कारण समाज जो है वो, परंपरा जो है वो भ्रमित रहेगी। तो इन मुद्दों पर भी जन चर्चा की आवश्यकता है। ये जो मैं इटैलिक्स में लिखता हूँ, ये आप इस पूरे प्रेजेंटेशन में देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा रहता है। जो नॉर्मल फॉन्ट रहता है ये बाबा जी की भाषा है, जो इटैलिक्स है वो मेरी वाली भाषा थोड़ी रहती है। तो ये, अब आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, इसके ऊपर हम प्रश्न अपने आप बना सकते हैं। हम संघर्ष चाहते हैं या हम सह अस्तित्व चाहते हैं? आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, इससे तो संघर्ष होगा ही होगा, है ना। चीजें कम है और चाहिए ज्यादा, तो छीना झपटी, शोषण, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला रहेगा नहीं, ये स्वीकृत हो जाता है। तो हम संघर्ष चाहते हैं या सह अस्तित्व चाहते हैं? निकल कर आता है कि हम सह अस्तित्व चाहते हैं। तो फिर ये सारे जो अभी तक के परंपरा के निष्कर्ष हैं, इनको रिव्यू कर ही सकते हैं। और हम परिचय शिविरों में करते ही हैं कि मानव की भौतिक रासायनिक आवश्यकताएं सीमित है, भावात्मक और समझ की आवश्यकताएं असीम। तो अभी तक इंद्रिय गोचर विधि से जीते हुए भौतिक रासायनिक आवश्यकताओं को ही अपनी पूरी आवश्यकताएं माना, ये बड़ा भ्रम रहा। और उसके मूल में कारण क्या रहा? स्वयं को केवल शरीर मानकर जीना, है ना। मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो किसी भी मुद्दे को लेंगे, उसमें जरा सी गहराई में जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी सार्थक संवाद लंबे समय तक चलने की संभावना है, वहां पर मैं केवल शरीर नहीं हूं,
ये धीरे धीरे करके इसकी अवधारणा पुष्ट करना ये आवश्यक है, और ये हम तभी ला पाते हैं चर्चा में, और हम स्पष्टता भी तब दे पाते हैं जब वो मुझ में ये पुष्ट। ये अपना एक स्व मूल्यांकन का मुद्दा सबके लिए बनता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, और सुखी दुखी होने वाला पक्ष जीवन के साथ में जुड़ा है, सुविधा शरीर के साथ में जुड़ी, ठीक है। तो इसीलिए सुविधाएं इकट्ठे करके हम सुखी हो नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर अलग इकाई है और जीवन अलग। तो ये जितनी हमारी स्पष्टता रहती है, उतना हम संवाद में इसको सहजता से हैंडल कर पाते हैं, और संवाद को तो सही दिशा भी दे पाते हैं। और काफी बार संवाद एक बार का नहीं रहता कि आधा घंटा में हो गया, है ना। हमारा भी कहाँ पर ये सारी स्पष्टताएं एक बार में थोड़ी हो गई, हमने भी कई साल तक अध्ययन किया है, आप सबने भी करके देखा है, हम सबने मिलजुल कर तब ये स्पष्टता बनती है। तो संवाद भी हम जो कर रहे हैं वो निरंतर सार्थक होता रहेगा, तो रोजमर्रा में यही मुद्दे जो है अधिकांश जो है फिर धीरे धीरे इंक्लूड होते रहेंगे, है ना। और फिर संवाद धीरे धीरे सार्थक होगा, और जो हम शिविरों में ऑब्टेन करते हैं वो जन चर्चाओं में भी जो जो है वो उपलब्धता हमारी बन जाएगी। तो दूसरा प्रश्न जो है आसानी से बन ही सकता है, आवश्यकताएं क्या वास्तव में अनंत है ना। ये फिर हमारी दो तरह की आवश्यकताएं हैं, ये भी चर्चा में लाने वाला बिंदु। तो भ्रमित मानव में भी न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा रूप में स्वीकृति बनी हुई है, किंतु उसी के साथ साथ परंपरा में इसकी प्रामाणिकता की उपलब्धता नहीं रहने के कारण मानव अपने अपने तरीकों से जीवों से अच्छा जीने के स्वरूप को बना ले, है ना। तो अपेक्षा तो बनी हुई है, लेकिन परंपरा में इसका कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध, है ना। तो फिर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रयोग कर रहा है। वो प्रयोग मोस्टली जो है हम पाते हैं भौतिक रासायनिक सुविधाएं, पैसा, प्रिय हित लाभ, रूप पद धन बल, इस दिशा में ही। मुझे बार बार ऐसा ध्यान जाता है जब मैं स्व निरीक्षण करता हूँ, तो एक फ्लो में मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पांस बीच बीच में आता रहेगा तो अच्छा रहेगा कि बात ठीक से पहुंच रही है, सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से चलाएं आगे मंजूषा दीदी, और बाकी कोई साथी बताना चाहे। जी भैया, कनेक्ट पा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी, ठीक है। फिर से कहूंगा, कहीं पर भी कुछ प्रश्न हो तो उसको रेज कर दीजिए उसी समय। अब अगला जो है इसमें कह रहे हैं, मानव मानव के साथ जो भी करता रहा उसका व्यवहार नाम हुआ, और मानवेतर प्रकृति के साथ जो भी किया वह सब उत्पादन कार्य कहलाया। तो मुझे तो अपने में ये भी बड़ा रोचक लगा जिस तरीके से बाबा जी ने व्यवहार और कार्य को परिभाषित किया, ठीक है। तो 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 मुझे लगता है कि ये भी, क्योंकि हमें अगर इसी कंटेंट के बारे में बातचीत करनी है तो ये सारी शब्दावली भी जो है ये भी धीरे धीरे चर्चा में आएगी। नहीं तो हमारी भाषा अलग रहेगी और सुनने वाले की भाषा अलग रहेगी, तो फिर भी संवाद नहीं हो पाता है ना। तो ये व्यवहार और कार्य क्या होता है ना, ये भी अपने में इस तरीके से बाबा जी इसको रख रहे हैं। हम शिविरों में बात आती ही है, ये बाबा जी ने स्पष्ट रूप से पेज 62 पे कहा, मानव मानव के साथ भी जो भी करता रहा उसका व्यवहार नाम हुआ, और मानवेतर प्रकृति के साथ जो भी किया वह सब उत्पादन कार्य कहलाया, है ना। इस तरह से व्यवहार व कार्य का निश्चित चिन्हित क्षेत्र स्पष्ट हो गया। व्यवहार किसको कह रहे हैं? चैतन्य पक्ष का, चैतन्य पक्ष के साथ में जो कार्यकलाप है उसको उसको व्यवहार कह, है ना। और जो कार्य है वो शेष प्रकृति के साथ में जो है वो हो रहा है, उसको कार्य कह रहे हैं। तो जितनी भी समस्याएं उत्पादन विधा में बनी रही उनका निराकरण उपाय खोजते रहे, और मानव की आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं का निर्माण कार्य किए, है ना। तो अब देखिए, अब बाबा जी किस तरीके से संवाद को दिशा देने के लिए कह रहे हैं कि हमने उत्पादन विधा में या कार्य में जब भी कोई समस्याएं रही, है ना, जैसे जैसे कल्पना करें कि 5,000 साल पहले जो है वो जो है ना वो इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह इतने समय इतनी आसानी से जा नहीं पाते थे।
फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो 500 साल पहले शायद उससे बेहतर हो गया, 100 साल पहले उससे कुछ और बेहतर हो गया, 50 साल पहले कुछ और बेहतर हो गया, आज उससे भी बेहतर हो, है ना। तो मानव ने ऐसा पहचाना कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसमें जब समस्या आती है तो उसके निराकरण का उपाय खोजते रहे, है ना। दोबारा से, जितनी भी समस्याएं उत्पादन विधा में बनी रही, उनका निराकरण उपाय खोजते रहे और मानव की आवश्यकताओं के आधार पर वस्तुओं का निर्माण कार्य किया, है ना। तो आने जाने की आवश्यकता थी, स्लो होता था, उसको फास्ट करने की कोशिश की, है ना। खाने की चीजें थी, वो खेती करते थे और खा लेते थे। धीरे से ये लगा कि हर समय हर वस्तु उपलब्ध नहीं रहती है, तो भंडारण का कार्यक्रम शुरू किया। करते करते आज हम कोल्ड स्टोरेज और घर में फ्रिज तक, इन सारी चीजों तक पहुंच गए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब कार्य वाला पार्ट जो है वो उसको उसको हैंडल कर रहे हैं। ये आहार आवास अलंकार, है ना, घर भी बदले, कपड़े भी बदले, इन सब का जो है मानव ने इनकी तरफ ध्यान दिया और इसमें हमने इम्प्रूवमेंट भी पाई। अब प्रश्न जो है वो अपने आप ही उठता है कि क्या व्यवहार में भी कुछ समस्याएं बनी हुई थी क्या? पुराने जमाने में भी होती थी, है ना। हम अपनी परंपरा में जो हमको माइथोलॉजी में कहानियां सुनाते हैं, है ना, किस तरह से महाभारत में चीजें हुई, है ना, परिवार में ही भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे, किस तरह से रामायण में चीजें हुई, है ना, किस तरह से परिवार में ही एक दूसरे के साथ अपने ही बच्चों को, अपने ही परिवार के लोगों को जो है ना वो कोई वनवास के लिए भेज रहे हैं, फिर उससे पिताजी का जो है वो हार्ट फेल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीजें हजारों सालों पहले से हो रही थी, ये सब व्यवहार के मुद्दे। तो उत्पादन विधा में या कार्य में जटिलताएं बनी रही और मानव ने उन जटिलताओं को पहचाना और सबने सामूहिक रूप से काम किया, तो आज हम उन काफी सारी जटिलताओं को, समस्याओं को निराकरण कर पाए हैं। व्यवहार पक्ष में भी समस्याएं बनी हुई है और आज की नहीं है, हजारों साल से बनी हुई। क्या हम इनका निराकरण कर पाए हैं? एकदम से दिखता है कि भैया यहाँ तो भी काफी काम होना शेष है ना। ये ईमानदारी से सभी लोग अपना अपना निरीक्षण करेंगे, अपनी अपनी स्थिति का आकलन करेंगे, अपने परिवारों का आकलन करेंगे। तो मैंने जब किया तो ईमानदारी से पाया कि एक्चुअल में कि मैं अलमारी में कपड़े कितने पड़े हुए हैं या जूते कितने पड़े हुए हैं, ये ये ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यवहार ज्यादा महत्वपूर्ण कि, और व्यवहार के क्षेत्र में क्या किया जाए कि व्यक्ति में कोई कोई निश्चित इम्प्रूवमेंट हो, है ना, गुणात्मक विकास हो, है ना, उसमें उसके व्यवहार में निश्चितता और स्थिरता आए। ऐसा हमारे पास में कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं था, कम से कम मेरे पास तो नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि सामूहिक रूप से पूरी धरती के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि ये होता तो अपनाया भी गया होता, इसकी आवश्यकता भी महसूस की गई होती और हमें सामाजिक स्तर पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता। लेकिन संबंधों में जीना समय के साथ साथ और मुश्किल हो रहा है। उत्पादन कार्य में हम विकास कर रहे हैं और व्यवहार और संबंधों में ह्रास हो रहा है, डिटीरियोरेशन। ना एक बार जब ये समझ में आता है तो फिर ये भी समझ में आता है कि जिस तरह से हमने अभी तक बेसिकली कार्य वाले पक्ष पे ज्यादा फोकस किया, व्यवहार वाले पक्ष पे फोकस नहीं किया, और पूरा का पूरा जो है मध्यस्थ दर्शन ये हमारे व्यवहार वाले पक्ष की तरफ ही हमारा ध्यान दिलाता है और हमें कंटेंट भी दे रहा है, हमें वस्तु भी दे रहा है व्यवहार पक्ष पे। ठीक है, तो ये भी एक संवाद का एक अच्छा मुद्दा बन, जो मुझे खुद को स्वीकार हो जाता है, वो एकदम से सहजता से मैं आगे भी पास ऑन कर पाऊं, ये भी स्वीकार है ना। मैं अच्छे पद पर पहुंचू, ये मुझे बचपन में स्वीकार था, मेरे बच्चे अच्छे पद पर पहुंचे, ये हम उनको आसानी से दिखा पाए। हमारे पास में पैसे ज्यादा हो तो हम अच्छे से जी पाएंगे, ये मुझे स्वीकार था। हम सबने अपने बच्चों को भी ऐसा कम्युनिकेट किया, हम अच्छे व्यवहार से जी पाए और ये हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी में आए और हम इसमें कुछ करके दिखा पाए, तो फिर ये जो है ये पास ऑन भी हो जाएगा। तो
ये संवाद के माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से, है ना। इसमें फिर सामने वाला भी कुछ करेगा, उसके प्रश्न उठेंगे, हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। यही जन चर्चा है, यही जनसंवाद। ऐसे इसको रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मानव परंपरा के इतिहास के अनुसार सामान्य और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं की उपलब्धि जैसे जैसे हुई, उससे तृप्त होने की इच्छा मानव में होती रही, है ना। आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन, इसकी जैसे जैसे उपलब्धिता बड़ी समाज में, है ना, फैक्ट्रीज नई बनी और ये नए नए साधन, नई नई अच्छी अच्छी फैसिलिटीज के साथ, अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ बन ही रहे हैं, इससे तृप्त होने की इच्छा मानव में होती रही। हम भी अपने में देखते हैं तो पाते ही हैं, अपने परिवार में भी पाते हैं। इसके बाद किसी वस्तु की कमी महसूस होती थी तो उसके मिलने से तृप्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ऐसे सोचते थे। ठीक है। तो ऐसा लगता किसी और के पास में कुछ है, मेरे पास में नहीं है, तो शायद शायद वो तो बड़ा अपने आप को सोशल मीडिया में अपनी छुट्टियां मना के आता है, तो फोटो डालता है। हम तो छुट्टी मनाने भी नहीं जा पाए, और हम गए तो अगर सिर्फ नैनीताल, मसूरी, ऊटी तक गए, दूसरा व्यक्ति सिंगापुर हो आया और उसकी फोटो बड़ी अच्छी अच्छी आ गई, तो हमने ऐसा माना कि हम भी सिंगापुर होएंगे तो हम भी तृप्त हो जाएंगे, हम भी, हमारे परिवार में भी खुशी आ जाएगी। संयोगवश आज ये सभी वस्तुएं उपलब्ध हो गई हैं, कई लोग प्राप्त भी कर लिए हैं, इसके बावजूद सुखी होने का लक्षण कहीं उदय नहीं। ये जो लोग खुश दिख रहे हैं, ये सिर्फ खुश दिख रहे हैं या खुश दिखने का अभिनय कर रहे हैं, है ना। ये बाबा जी ने बड़ा अच्छा इस पुस्तक में चैप्टर 2 जो है वो अभिनय वाला रखा, और अभिनय की परिभाषा जो है परिभाषा संहिता में लिखी है ना। तो मैं जैसा हूं वैसा ना दिखा करके, उसको छुपा छुपा करके दिखावा किसी और तरह से अपना करता हूं, अपना प्रोजेक्शन किसी और तरह से करता हूं, इसी को अभिनय कह रहे हैं। तो जिनको वस्तुएं उपलब्ध हो गई, क्या वो सुखी होने का अभिनय कर रहे हैं या एक्चुअल में सुखी है? ये जांचने का मुद्दा बनता है। और जब मेरा ध्यान गया, मैं अपने में जब देखता हूँ तो मेरा अब धीरे से बड़े अच्छे से ध्यान जाता है। देखो, आप सब भी अपने परिवारों में जी रहे हैं, और मैं जब देखता हूँ तो मेरे अपने आसपास 150 परिवार ऐसे हैं जिनकी जिनकी कोई चीज हमसे छुपी नहीं है ना। हमारे कुछ बचपन के मित्र, पुराने समय के मित्र, कुछ पुराने पड़ोसी, है ना, कुछ अपने कजन्स वगैरह, मौसी, चाची, बुआ, मामा, है ना, ये सब अपना ससुराल, है ना, ऑफिस के कुछ हमारे कोलीग्स, ये इनमें से कुछ लोगों के साथ में तो उनके घर में क्या हो रहा है उनको अच्छे से पता रहता ही है, उनसे कुछ छुपा नहीं, हमसे कुछ छुपा नहीं रहता। और इनमें से कई लोग हमसे ज्यादा सुविधा संपन्न है, ऐसा भी पता चलता है। तो जो हमसे ज्यादा सुविधा संपन्न है, क्या वो हमसे ज्यादा सुखी भी है? तो जब मैंने इसको कोरिलेट करके निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना शुरू किया, तो मैंने ऐसा पाया, और आप लोग भी जांच करते ही होंगे या नहीं करते हैं तो कीजिए, आप भी ऐसा ही पाए होंगे या पाएंगे कि सुविधा का सुख से कोई संबंध नहीं। हमसे ज्यादा गाड़ियां किसी के पास हो सकती हैं, हमसे ज्यादा बड़ी गाड़ी किसी के पास में हो सकती है, हमसे बहुत बड़ा घर किसी के पास में हो सकता है, हमारा एक छोटा घर हो सकता है, किसी दूसरे के पास में 10 बड़े घर हो सकते हैं, और वो हमसे कम सुखी है, उसके घर में क्लेश चलता है, वो खुद चिंता में रहता है, ऐसा भी हमको स्पष्ट दिखता है। तो एक बार ये रिलेशनशिप बनता है, तो फिर ये बनता है कि हम तो सुखी होना चाहते थे, सुविधा से सुखी होने का फॉर्मूला नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि सुविधा के ना होने से जो असुविधा होती है, वो एक कष्टदायक चीज रहती है, उतने तक सुविधा की आवश्यकता है। लेकिन केवल सुविधाएं और पैसा बढ़ने से हम सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम की पराकाष्ठा है ना। इसको इसको जो है जितना अच्छे से हम समीक्षित कर पाए, उतना हमारे अपने जीवन शैली में कार्यक्रम जो है वो उस तरीके से बने, है ना। अभी हमारे पास शिविरों के माध्यम से सूचना आती है, कई बार शिविर के बाद में हम घर चले जाते हैं तो वही पुरानी शिव जीवन शैली में डूब जाते हैं।
तो जो शिविर में कंटेंट आता है और हमें अच्छा लगता है, उसकी भी एक स्थिरता बनी रहे कि शिविर के बाद में घर आ गए और हम उस कंटेंट के साथ में बने रहे, है ना। उस स्थिरता के साथ ही मेरा भी विकास होगा और मेरे परिवार में भी जो है वो फिर हमें आगे बढ़ने की स्थितियां जो है वो दिखे। ये ठीक है दीदी, ये आप सब लोग भी बताएं, ये जो मैंने बोला क्या ये बाकी सब लोगों को भी एग्री करते हुए दिखता है कि सुविधाएं ज्यादा होने के बावजूद भी लोग जो है वो सुखी हैं, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं, ये सिर्फ मुझे लगता है। जी भैया जी, बराबर है, सबको ऐसा ही लगता है। तो ये जो है सु, ये इसको अच्छे से वेरीफाई करता है। जी दीदी। जी जी, सुविधाएं भरपूर बहुत सारी है, लेकिन सुविधा के पीछे ही सुख के लिए भाग रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है। बढ़िया है ना, तो इसको अपने में जांचा जाए और नमस्ते आगे। भैया जी। जी जी गीता दीदी बताइए। हाँ, बहुत स्पष्ट हो रहा है। ऐसे कुछ प्रश्न तो बन नहीं रहा, बहुत स्पष्टता से आप बताते ही हैं, शुरू से ही बताते हैं, यहाँ तक ले आए हैं। वही, ये जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी आप, सुविधा से तो सुख नहीं मिल रहा है। आजकल तो देख ही रहे हैं बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, फिर भी सुख तो है ही नहीं। सुख तो मुझे लगता है कि मतलब दूर दूर तक हम्म। बच्चे नहीं महसूस कर बिल्कुल पा रहे, मतलब बिल्कुल उनका वो बिल्कुल। फोकस एरिया ही दूसरा है ना, उन्हें लग रहा है कि वो होगा, हम्म, उससे सब मिल जाएगा। व्यवहार तो की जो हमने आप बात बिल्कुल। कर रहे हैं, व्यवहार जी। तो मतलब है ही नहीं ना, तो हम्म मतलब उसकी बातचीत ही नहीं हो रही व्यवहार की। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, जैसे हम्म जो हम करते आए इतने समय से, वो तो सब आउटडेटेड हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारी तो आदत है भाई, कोई घर में आए तो हम ऑफर करते ही है ना, बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। अब तो ये इतनी आउटडेटेड चीज हो गई है, मतलब मेरे अपने बच्चे ही, मम्मी बार हम्म बार आप क्यों कहते हो बार बार। अब हमारी तो वही आदत है कि भाई कोई हम्म। आएगा, हम बैठाएंगे अच्छी तरह। और मैंने जी तो देखा है कि मतलब जी। आज के बच्चे सोचते हैं कि नहीं खाते, पर ऐसा नहीं है। अगर हम प्यार से ऑफर करते हैं तो अच्छा लगता है एक साथ करना। तो अब ये व्यवहार तो फिर दूर ही जाता जा रहा है ना। जी पूजा, अब जी। हमारी तो आदत है भाई, टीचर रहे, सबसे बात करनी है, आते जाते, अड़ोसी पड़ोसी। तो ये भी एक वो होता है कि बात नहीं कर सकते आप। अब यहाँ हम संवाद की बात करते हैं, संवाद में हम्म तो बात ही हम्म करनी है। हम्म ऐसे हम्म कैसे किसी से बात कर हम्म लोगे। अब बाहर फॉरेन में तो वो हम्म। कहते हैं छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चे, दे विल कॉल पुलिस। अब मेरी तो आदत है भाई, एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि अब यहाँ स्कूल सिस्टम कैसा है, बाहर कैसा है, तो बातचीत करने की आदत है। तो वो तो उनको इतना ऑब्जेक्शन होता है कि किसी से भी आप बात कर लेते हो, कैसे भी। पर मैंने देखा है भैया जी, ये कि कोई अननोन भी होता है, वो भी मतलब हम्म एवरीबडी वांट्स टू टॉक, मतलब व्यक्ति है तो वो व्यक्त होना ही चाहता है। ये तो मैंने मतलब अच्छी तरह जांच लिया है कि सब बात, कई बार मतलब कितनी अनगिनत बार मेरे साथ हो गई, कोई भी अननोन फर्स्ट टाइम भी मिलता है, वो भी अपने पूरे दिल की बात कह देते हैं। एयरपोर्ट पे अपने दिल की बात, एयरपोर्ट पर बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए, कि जब फ्लाइट आनी है, तब भी मैंने देखा है कितने लोग अपने मन की बात जी पूरी, जो मतलब मुझे लगता है सगे संबंधियों को भी नहीं बताते होंगे, वो भी बता देते हैं। तो इसका मतलब ये तो निश्चित है कि व्यक्ति व्यक्त तो हम्म होना ही चाहता है, और व्यवहार भी वो चाहता है, पर उसे ना तो मतलब प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और वही भय वाली बात है ना, कि ज्यादा हो गया तो भय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है भय, कि बात कर लेंगे पता नहीं कोई सुन लेगा, ऐसे कुछ सुन के कुछ होता है क्या। तो ये तो बहुत सुंदर बात है, बस इस पे और चैलेंजेस तो हैं ही भैया जी, बहुत ठीक है ना, चैलेंजेस तो हैं। बस ये वो तो आप चैलेंजेस बहुत पे ही सही काम बात करो। कर रहे हैं, हाँ, बस उसी नहीं पर देखिए, काम बाबा जी करना ने है। पूरा कंटेंट दिया है दीदी, है ना, हम सबके जी पास में कंटेंट उपलब्ध है ही, है ना। जी। अब हमारी जिंदगी में ये कितना प्रायोरिटी में आ रहा है, रिजल्ट उसके अनुसार आ ही जाएंगे। हाँ ठीक जी, है, तो हम तो कर ही रहे हैं बिल्कुल। भैया जी, हम जी तो बढ़िया। लगे हुए हैं, हम बिल्कुल हमें तो सुख है ही बिल्कुल अंदर से। पर बिल्कुल ये है कि बिल्कुल। और फैलाव हो तो और तृप्ति बढ़िया। मिलेगी। जी धन्यवाद भैया जी, जी बहुत दीदी जी। सुंदर। आपने तो हमें मूल्यों पर तो बहुत मतलब अच्छा, करिकुलम में आपने खूब अच्छा काम हमें करवाया। धन्यवाद आपका। मुझे तो जी दीदी। वही याद आ रहा है, बार 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 एक एक प्रश्न पे आप कितना कितना बार बार प्रश्न करके कि ये कैसे कैसे।
बहुत धन्यवाद आपका, बहुत चलिए बहुत बढ़िया धन्यवाद। दीदी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर आते आते ये उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, ये भी एक इस तरह का एक शब्दावली जो है ना, बाबा जी ने ये इनका भी एक ऐसा करके कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और यहाँ पर पेज 66 पे भी ये भाषा आ रही है। हम मानव जागृति पूर्वक ही संपूर्ण वस्तुओं की उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता को प्रमाणित कर पाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसका उल्टा भी सच है कि अगर जागृत नहीं है तो भ्रमित है, और भ्रमित है तो सदुपयोग नहीं होता है, फिर तो उपयोग और सदुपयोग नहीं होता है, फिर तो दुरुपयोग ही होता है। तो भ्रमित परंपरा में अभी हमने दुरुपयोग करके वस्तुओं का इस धरती की दुर्दशा जो है वो कर दी है। इसको बाबा जी ने समीक्षा के रूप में बार बार रखा ही है। तो ये उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन, इसको मेरे को ना कुछ समय लगा धीरे धीरे अपने में सेट करने के लिए कि इसको कह क्या रहे हैं बाबा जी ना। मैं कंफ्यूज्ड रहता था। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, लेकिन ये आप सब में भी एक शोध का मुद्दा बना रहे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो ये मानव व्यवहार दर्शन में जो लेटेस्ट एडिशन है उसके पेज 17 से मैंने रेफरेंस लिया है कि वहां पर जो है उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन को ऐसा बाबा जी ने बताया है। क्योंकि अब हमको समझना है, तो जहां जहां भी बाबा जी ने इसके बारे में कुछ लिखा है, तो उपयोग कह रहे हैं उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा। सदुपयोग परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, या जिसको दूसरे शब्दों में 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन जो है, इसको सदुपयोग कह रहे हैं। और प्रयोजन जो है इसको कह रहे हैं जागृति पूर्णता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन जो है, इसको प्रयोजन कह रहे हैं। ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से ना तीन शब्द बाबा जी ने रखे हैं। उपयोग जो है एक व्यक्ति जो है सीमित दायरे में जीते हुए, है ना, उसको पूरा भी जागृति पूर्णता, पूरी धरती पर क्या होगा, होना है कि नहीं होना है ना, वो सब अभी दूर की भी बात है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी उपयोग और सदुपयोग को जो है वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा थोड़ा हम देख पाते हैं। प्रयोजन जो है पूरी मानव जाति का क्या पर्पस है, क्या प्रयोजन है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बन जाए और बनी रहे, इसको प्रयोजन का। ठीक है। तो जब हम अपने तन मन धन को उस वो वाला प्रयोजन हम में स्पष्ट है, हमें स्वीकार होता है, और मैं अपने जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन शैली में सब कुछ उस अर्थ में उससे जुड़ा हुआ है ना, उससे विरोधाभास नहीं है, इस हिसाब से जब हम साधनों का उपयोग करते हैं, उसको प्रयोजनशीलता कह रहे हैं। है ना। एक एक दूसरी स्थिति जो है वो उससे कम वाली ये हो सकती है कि देखो भैया, पूरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये प्रयोजन वगैरह तो दूर की बात है, सूचना तो मिल गई लेकिन वे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन लेकिन जो हो रहा है ये ठीक दिशा में जा रहा है, इतना हमको स्ट्रांगली कन्विक्शन होता है ना। तो ये हम शिविरों में जाते हैं, हम संस्थान देखते हैं, हाँ ये कार्यकलाप ठीक हो रहा है, इसको एजुकेशन में लाना है, इसको समझना है, हाँ ये भी ठीक हो रहा है। ठीक है। पूरा प्रयोजन की सिर्फ हमारे पास में सूचना है, लेकिन रोड मैप अभी क्लियर नहीं है। लेकिन करने के स्वरूप में और इतनी योजना तक हमारे को पता चलता है, और हम यहाँ पर अपनी भागीदारी करनी शुरू करते हैं। इसको फिर हम सदुपयोग कह रहे हैं, अपने तन मन धन का सदुपयोग, 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। और प्रयोजन में प्रयोजन के अर्थ में अपना तन मन लगाना। ऐसे करके धीरे से जो है ना, आप लोग भी अपने में, मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी स्पष्टता ना हो, मेरे को देर लगी इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी शायद कुछ लोगों का इस पे शोध चल रहा होगा। तो ये उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, ये जहां पर भी अवसर मिले अपनी स्पष्टता इसको बनाते रहे। और एक जो है इसको अर्थशास्त्र में भी पेज नंबर 152, है ना, एक तो अर्थशास्त्र अभी नया वाला आया है 1-2 महीने पहले, वो मैंने अभी उसका पेज नंबर नहीं देखा है। ये इससे पहले वाला जो छोटा वाला बुक था अर्थशास्त्र का, उसके 152 में भी बाबा जी ने इन तीनों को ऐसे स्पष्ट किया है। एक बार पढ़ लेते हैं। आवर्तनशीलता क्रम में उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता का तथ्य स्पष्ट होता है। हम तन मन धन की उपयोगिता को उत्पादन में देखते ही है।
और मानव के शरीर पोषण संरक्षण के रूप में उपयोगिता को पहचाना जाता है। सदुपयोगिता क्या है? तन मन धन को व्यवस्था के रूप में जीने, समग्र व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने में प्रायोजित होना है। तो व्यवस्था के रूप में जीना, 10 सोपानी व्यवस्था, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, इसमें भागीदारी में निर्वाह करने के लिए अपने तन मन धन को लगाना। और प्रयोजनशीलता किसको कह रहे हैं? तन मन धन को प्रमाणिकता में लगाना और उसकी निरंतरता में प्रयोजित करने में लगाना, है ना, इसका क्रियाकलाप। तो तन मन धन को प्रमाणिकता और उसकी निरंतरता में प्रयोजित रहने का क्रियाकलाप। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजनों का स्वरूप जागृति और उसकी परंपरा है। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, इसको भी बाबा जी ने संवाद का मुद्दा बना करके जनवाद में रखा है। हम संवाद में तब ला पाएंगे जब हमारी अपनी स्पष्टता इसके बारे में। तो ये हम इसको अपनी स्पष्टता बनाना परम आवश्यक है। इससे कम में हम समझाने में लग जाएं और खुद समझे हुए ना हो, तो इससे भी शायद नुकसान ज्यादा है ना। तो जितना समझे हैं वो भी स्ट्रिक्टली मूल्यांकन रहे अपना, और उतना ही उतना ही चर्चा में लाए, है ना। मैं कम समझाऊं और ऐसा मानता हूं कि ज्यादा समझाऊं तो बाकी भ्रमित जिसको समझा रहे हैं उसमें और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वो भी कम समझा हुआ है, अपने को ज्यादा समझदार मानता है, हम भी कम समझे हुए, हम भी अपने को ज्यादा समझदार मानते हैं। जैसा चल रहा है ऐसे में वैसा ही चलता रहेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अपनी समझदारी विकसित करना पहला काम। फिर बाबा जी ने इसको आगे चल के मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्य, चरित्र, नैतिकता, है ना, इसको भी रखा। और नेचुरली इस सब पे भी चर्चाएं की ही जा सकती है ना। तो ये भी बार बार ये शब्द आते ही रहते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण का पहला आयाम संबंधों का, दूसरे आयाम में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य करना, और तीसरे आयाम में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा, ये ऐसा करता है। मानव समाज अखंड समाज ही होता है। समाज गति का तात्पर्य अखंड समाज के अर्थ में भागीदारी करना। अभी अभी परिवारों से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं या हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हमारा, तो ये हम किसी ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो वो हम समाज गति में भागीदारी कर रहे हैं, समाज के अर्थ में भागीदारी कर रहे हैं। अभी हमारी भागीदारी अखंड समाज के अर्थ में है या अभी हमारी भागीदारी पैसा कमाने के अर्थ में है? ये भी बड़ा रेलिवेंट प्रश्न। हमारे बच्चों की जो दिनचर्या है और हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, और तो वो उसका मोटिवेशन, उसका प्रयोजन हमने अपने मन में क्या माना हुआ है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इकट्ठी करना, ये है, या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हम भागीदारी करने निकलते हैं, मेरा परिवार भागीदारी करने के लिए निकलता है? ये अपने में प्रश्न उठता है। ये कुछ कठोर प्रश्न है। इन प्रश्नों के पार पा जाते हैं तभी गाड़ी आगे चलती है, नहीं तो अभिनय चलता रहता है, एक्टिंग चलती रहती है, जैसे बाकी सब कर रहे हैं। पता नहीं कुछ हद तक हमारा परिवार भी उस एक्टिंग में शामिल है, ये उस अभिनय में शामिल है ही। तो ये जो है, ये बार बार जो है, मुझे लग रहा है ये लिंकेज स्व मूल्यांकन वाला ये बना रहा है। तो अगर अभी खुद ही समझने में काफी कुछ शेष है तो पहले अपने पे काम किया जाए, उसके बाद में मैं समझाने वाली स्थिति में अपने को लाऊं। तो ये जो मूल्य, चरित्र, नैतिकता है, जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण का, इसको इस तरह से हम एक स्लाइड के रूप में भी रख सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण, 30 मूल्य, और फिर चरित्र में जो चरित्र की चीजें हैं उसको सामने रखा, और फिर नैतिकता जो है अर्थनीति, राज्य नीति, धर्म नीति, ऐसे करके जो है नैतिकता। तो ये मानवीयतापूर्ण आचरण भी चर्चा का मुद्दा बन सकता है, एक बार हमारी स्पष्टता हो इसके बारे में। और जो ये 30 मूल्य हैं, इन 30 मूल्यों को एक स्लाइड में रख दिया यहाँ पर, ताकि हमारे पास में रेफरेंस के लिए सामने बना रहे। जैसे मैंने आपसे कहा, कल का भी हमारा जब सवेरे का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आप सबके साथ में शेयर, मैं मंजूषा दीदी या वैशाली दीदी से शेयर कर दूंगा। मेरे पास में वैशाली दीदी का नंबर है, वो आपको सबको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। मान मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 5:58 हो गए हैं। आप बताइए, अभी तक किसी का कुछ प्रश्न हो कुछ?
ध्यान में जाता हो, है ना, क्योंकि समय तो हो गया है, तो बाकी कल कर सकते हैं। नमस्ते भैया। जी जी मेरा दीदी ध्यान इस नमस्ते। तरफ गया कि आप जैसे बोले थे ना समझदारी की बात, तो जी जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं किसी चीज की, तो उस समय उसके लिए उससे पहले तो हम समझदारी की बात भी कैसे कर सकते हैं। जब अपनी स्वयं की जिम्मेदारी हम लेंगे कि हाँ भाई मैं समझदार हो गया हूँ या हो गई हूँ, उसके बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे को क्लिक किया कि समझदारी जिम्मेदारी के बाद ही आएगी। जब तक हम जिम्मेदार नहीं होंगे तो समझदार भी होना मुश्किल है, और भागीदारी भी नहीं हो सकती हमारे, हम स्वयं से भागीदारी भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगा। तो ये हाँ, वैसे तो भागीदारी दीदी किसी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आज के मार्गदर्शन में अपनी भागीदारी कर ही सकते हैं, जी हाँ। है तो ना? हमको मतलब स्वयं नहीं कर सकते, उनकी निरीक्षण वो हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उनके निरीक्षण साथ में में मिलके, होती है है ना। तो तब कर पाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भैया। और कहीं ना कहीं पर ना दीदी मेरा ऐसा भी ध्यान जाता है कि हम ना अपना हमने कितना समय लगा लिया समझने के क्रम में, और कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अपने में दिखा रहे हैं। कई बार क्या रहता है कि बड़े हल्के में चलते रहते हैं, तो समय तो बीतता रहता है, लेकिन लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती बिल्कुल। है ना। तो कहीं ना कहीं पर अपने में हम प्रोग्रेस भी देख पाए, है ना, जी मतलब ये बड़ा आवश्यक है। मतलब अगर अगर समय बीत रहा है, कई बार शिविरों में मतलब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और कई पार्टिसिपेंट्स हमको कहते भी हैं, अभी मतलब जिसे कहते हैं, अभी पिछले अध्ययन शिविर में भी एक व्यक्ति थे, वो बोले कि मैं 25 साल से जीवन विद्या शिविर में हूँ, भैया गति नहीं बन रही है। ठीक है, तो शिविरों में आते हैं, शिविरों में आना अच्छा लगता है, लेकिन शिविर से बाहर जाकर के, है ना, रोजमर्रा की जिंदगी वही ढाक के तीन पात, जैसा पहले चल रही थी वैसी ही चल रही है। ये बात अच्छी लग रही है, आचरण पहले जैसा ही है ना। तो जब तक हमारे में कुछ कुछ फंडामेंटल चेंज हमारे आचरण में, हमारे सोचने में, हमारे करने में नहीं आ रहा है, तो ये भी बार बार देखने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो क्योंकि रिजल्ट भी जो है वो चाहते तो है ही हम सबके, कुछ ना कुछ रिजल्ट के रूप में आए। तो मेहनत हम करें, और कंटेंट हमारे पास में अवेलेबल है ही, मार्गदर्शक मंडली के रूप में भी हमारे पास में काफी सारे श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आसपास हैं ही पूरे देश में। तो हो जाएगा देखिए ये। हाँ मतलब यही है, हमें तो श्रम करना ही करना है ना। हमको बिल्कुल समझना है, तो उसके लिए हमको एक कहेंगे कि अपना टाइम टेबल भी बनाना होगा, किस तरह से हम कब कब किस तरह से अध्ययन बिल्कुल करें। अब बिल्कुल। स्वनिरीक्षण भी करना होगा, परीक्षण भी करना होगा। तो ये सब चीजें हम जब तक करते नहीं रहेंगे, तब तक हमारी गति बनती भी नहीं है। बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी, बढ़िया दीदी। तो दिल्ली से काफी भाई बहन ज्वाइन करते हैं इस मीटिंग में, मैंने देखा भी। हाँ जी, हमने सब हाँ को जी भैया जी। किया हुआ है। जी बहुत जी सारे लोगों ने किया हुआ है, जी। क्योंकि देखो दिल्ली वालों को भैया ज्यादा जरूरत होती है ना। बिल्कुल ठीक बात है, जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी मुसीबत है। जी जयश्री दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते भैया। हाँ जी नमस्ते भैया, सभी को नम- नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं टीचर हूँ, जी तो दिन भर तो बच्चों के साथ ही मेरा संपर्क आता है, संबंध आता है। जी तो टीचिंग करते वक्त या जब भी हम फ्री टाइम है, तो बच्चों के साथ अगर हमें कुछ चर्चा करनी है, जनसंवाद जी। करना है, तो उसके लिए क्या आप कुछ गाइड कर सकते हैं, कैसे करें? तो दीदी ये ना, अब बच्चे भी एक, सबकी बच्चे की भी आयु भी अलग अलग रहती है, सबकी स्थिति भी अलग अलग हम्म। रहती है ना। 5-7 साल वाला भी बच्चा है, शायद 15 साल वाला भी बच्चा है ना। तो वो और सबकी अपनी अपनी स्थिति भी रहती है। मेरे को लग रहा है ये ना स्व विवेक से निकल के आएगा दीदी, है ना। आप ही हम्म। प्रयोग करके देखिए, है ना, जिस हम्म। परिवेश में, जिस आयु के बच्चों के साथ में आप बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक क्लासरूम है, और अगर क्लासरूम में 40 बच्चे रहते हैं तो सबकी स्थिति एक जैसी रहती है, ऐसा भी नहीं हो पाता है।
है ना। वही तो, हाँ, हाँ, कैसे हम हम जीवन विद्या को, पात्रता हाँ, हम योग्यता। जीवन विद्या को छोड़ दें, हम तो मैथमेटिक्स या इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक बच्चे को हम्म पहली बार में समझ आता है, दूसरे को 10 बार में भी नहीं समझ में आता है। ठीक है। तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति रहेगी, तो उस स्थिति का आकलन करके उस स्तर पर हमको बातचीत कर। हम्म और सामने वाला सुनने के मूड में है या नहीं है, उनकी क्या स्थिति गति है, ये सारा देख के ही भैया संवाद बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो संवाद के लिए पहला पहला मेरे को लगता है कि जैसे जो एक अच्छे टीचर का भी एक गुण होता है ना, वही ये अब संवाद में भी हो क्या रहा है। हम बस क्लास में नहीं बैठे हैं, नहीं तो हम टीचर की भूमिका में ही हैं। हम संवाद के माध्यम से भी कुछ समझाना ही चाहते हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति है, अगर हम सच में हम्म कहें तो टीचर का मेन काम पात्रता विकास करना है। पात्रता विकास करने का मतलब स्टूडेंट का या बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। एक बार बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, फिर काफी सारी मेहनत बच्चा ही कर लेगा, है ना। हम्म तो हम बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, ये मुझे लगता है कि ये सबसे पहला काम रहता है। फिर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और फिर बच्चे के मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठेंगे ही, है ना। फिर वो उन प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए आपको अप्रोच करता है, तो आपके पास में वो आंसर्स हो, है ना, तो फिर आप जो है वो उसको वो वहां पर मार्गदर्शन भी दे सकते हैं उसको। पहला काम पात्रता विकास करना है। तो पात्रता विकास करने में जैसी जिंदगी चल रही है उसमें जो कुछ भी भटकाव है, जो कुछ भी भ्रम वाला पार्ट है ना, जो कि तकलीफ दे रहा है, उसको हाईलाइट करते हुए हम जितना सिंपली ये दिखा पाते हैं कि भी ये मूल कारण ये है इसका, है ना। मतलब जैसे बड़ों के साथ में बातचीत करते हैं, तो सुविधा के पीछे पड़े रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। सुख और सुविधा अलग चीज है। ये इतना बोलना ही मैंने काफी बार पाया कि पर्याप्त रहा, है ना। मतलब कई कई व्यक्तियों ने तो सुविधा और सुख अलग अलग चीज है, इतना बोल के बस छोड़ बर दिया, है ना। फिर कई बार कोई व्यक्ति दोबारा अगली बार मिलता है, कुछ दिनों बाद मिलता है, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपने ये बोला था सुविधा और सुख अलग अलग चीज है, मैंने सोचा, मुझे भी लगता तो है कि अलग अलग चीज है, लेकिन इसमें अलग अलग क्या है ये मुझे स्पष्ट नहीं। अब वो व्यक्ति सुनने वाली स्थिति में आ गया, है ना। तो ये हम अपनी क्रिएटिविटी लगाएं, किस तरीके से हम पात्रता विकास कर पाए, ये जो है मेरे हम्म को लगता है मेन मेन काम है। और वो अब मतलब जिस ग्रुप के साथ में भी आप काम कर रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी स्थिति का आकलन यदि आप कर लेंगे तो निकल के आएगा। थोड़े प्रयोग भी कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। जी ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और प्रश्न या शेयरिंग नहीं है, तो मंजूषा दीदी जैसा आप कहें सेशन क्लोज करें क्या। जी जी भैया। और आज के सेशन में जो व्यवहार मानव मानव में जो हो रहा है, वो व्यवहार और कार्य, इस पे जो आपने बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो कार्य ही हो रहा है, कार्य की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, और उसके पीछे व्यवहार छूट रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये भी अच्छा लगा भैया। और उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन, ये भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। तो ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते आज का। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते।